जय हिंद साथियों। तो आपका डबल ए एकेडमी में स्वागत है। हम जो है आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हम फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है, जिसमें हमें आज क्लास लेना है। तो हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रकाश किरण। तो आइए फ्रेंड्स, प्रकाश के किरण को हम समझते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। फिर से बता दीजिए, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण जो है तीन प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण जो होती हैं, प्रकाश किरण पुंज, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा इसके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण जो पुंज होती है वो होती है 3 प्रकार की। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा जो है हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे और समांतर किसे कहेंगे? आइए तीनों को हम समझते हैं। पहला जो है हमारा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी हो गया, दूसरा अपसारी हो गया, तीसरा जो है ये समांतर। समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अभिसारी में क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हैं, अवतल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये कोई बिंदु है, इस पर ये प्रकाश किरण आ रही है, तो जब प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या आती है, मिलती है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जब प्रकाश की समांतर किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा जो है हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें देख लीजिए, इसमें अभी शब्द लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें अभी शब्द लगा हुआ है, इसमें अप शब्द लगा, दोनों में बहुत जरा सी भिन्नता है। इसमें अभी है, इसमें अप है। तो अभी वाले में क्या कहेंगे कि जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं या आती हैं, मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी में क्या कहेंगे? जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं
या जाती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये देख लीजिए जा रही है, यहाँ पर हो एक ही बिंदु पर आ रही हैं, दोनों में थोड़ा सा भिन्नता है। अभिसारी में क्या कहेंगे कि एक ही बिंदु पर जब प्रकाश किरणें मिलेंगी तो इसे अभिसारी, एक ही बिंदु से प्रकाश किरण जाएगी तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें आपका क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज में आप क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जब प्रकाश की समस्त किरणें, इस चित्र में देख लीजिए कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल समांतर, सीधे एकदम बिल्कुल समांतर हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज। पुंज से आशय ये होता है कि पुंज का मतलब होता है गुच्छा, प्रकाश किरणों को समूह को हम पुंज कहते हैं। किसी भी चीज का जब समूह होता है उसे गुच्छा का नाम देते हैं। प्रकाश के किरणों के केस में हम इसे पुंज का नाम देते हैं, प्रकाश किरण पुंज। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ा, हमने पहले पढ़ा प्रकाश किरण के बारे में कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं तथा इसके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला जो हम लोगों ने पढ़ा वो है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ऐसा प्रकाश किरण पुंज जहां पर किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रति मिलती हैं, एक ही बिंदु पर जब मिलती हैं तो अभिसारी, जाती हैं तो अपसारी, एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समांतर प्रकाश किरण पुंज। एक ही बिंदु पर जब मिलती हैं तो अभिसारी, जाती हैं तो अपसारी, एक दूसरे के जब समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप जानते भी होंगे, नाम से परिचित होंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे इमेज कहते हैं। जब आप किसी चीज का फोटो लेते हैं तो आपके मोबाइल में जो वो फोटो आ जाता है तो उसी को हम प्रतिबिंब बोल रहे हैं। उसी चीज का जो आपका फोटो को ही समझ लीजिए कि प्रतिबिंब बोल रहे हैं। आपके भाषा में, अगर इसके भाषा में बोलेंगे, फिजिक्स के भाषा में प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या इसे और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब समस्त प्रकाश की किरणें जब मिलती हैं तो मिलने की स्थिति में जो आकृति बनती है उसको हम प्रतिबिंब का नाम देते हैं। जब प्रकाश की किरणें, देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु का चित्र बन जाता है, दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब। आकृति जो बन रही है दर्पण में उसको प्रतिबिंब बोल रहे हैं। उसके बाद या इसे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रकाश के मिलने का जो निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के मिलने से जो चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब, जो आकृति बनती है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब। पहला कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा प्रतिबिंब है, वो होता है आभासी प्रतिबिंब।
अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आप अंतर देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। वास्तविक मतलब वास्तव में, इसमें क्या होगा, वास्तव में जब प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो वास्तविक बन जाएगा। आभासी मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं, आभासी मतलब क्या हुआ, प्रतीत हो रही है, कोई चीज देखने से प्रतीत हो रही है, तो प्रतीत होने से आभासी बनेगा और वास्तव में बनने से आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिले तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आप बता दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब में जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत हो, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला जो इसमें है आपका वो है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब, अगर सवाल बनेगा कि आपके किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर, या आपका जो भी हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो ऐसी चीजें सब देता नहीं है, आपका वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। ऐसा कि किस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसी का उल्टा कर सकते हैं, अगर पूछ लेगा कि किस प्रतिबिंब को आपका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आप बताएंगे आभासी प्रतिबिंब को जो होता है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आपका बन सकता है कि किस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, तो आप बताएंगे आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसका फोटो लिया जा सकता है। और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रतिबिंब सदैव जो होता है उल्टा बनता है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो हो गया इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन सा प्रतिबिंब है जिसका फोटो लिया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है इसका फोटो लिया जा सकता है। और कौन सा प्रतिबिंब है जो सदैव उल्टा बनता है, तो आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव उल्टा बनता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे ध्यान से देख लीजिए, एक बार में याद कर लीजिए, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, या आपका जो है 4 विकल्प वाला क्वेश्चन आता है तो वो वाला भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आपका जवाब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा आपका क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन हो गया कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा हो गया किस प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता, तीसरा आपका क्वेश्चन हो गया कि किस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां जो आपका क्वेश्चन बन गया
कि किस प्रतिबिंब का जो सदैव उल्टा बनता है, कौन सा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो आपका 5वां क्वेश्चन ये हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा बनता है। आपका 6ठा प्रश्न बन सकता है कि जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिले तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आपका 7वां क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। हम आगे पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं। आप जानते भी होंगे कि ये 3 प्रकार के नियम होते हैं। दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियम के द्वारा ही प्रकाश किरणों का परावर्तन के बाद क्या होता है, इन्हीं तीनों नियमों में बताया गया है। अगर इन 3 नियमों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जब आप निर्माण करेंगे तो इसमें जो आप अवतल दर्पण से निर्माण करेंगे, उत्तल दर्पण से, तो इसमें आपको ये जो 3 स्थितियां आप जानेंगे, इसके द्वारा ही इन सब चीजों को समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी ये जरूरी है और आपको समझने के लिए भी ये जरूरी है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि ये 3 नियम कौन से होते हैं। पहला नियम इसमें क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। इसमें पहला नियम आपका क्या बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। वास्तव में जाती हैं तो अवतल दर्पण, अगर प्रतीत होती हैं तो इसमें उत्तल दर्पण कह सकते हैं। फिर से बता दीजिए पहला नियम क्या है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ये आपका कलई किया गया भाग हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, इसका नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। अब ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर कैसे जाएगा, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस, यही आपका, ये आपका फोकस है, फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार से पहला नियम आपका बोल रहा है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश की किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन सदैव ये नियम आपका काम करेगा। इस नियम से आप आगे समझेंगे कि अवतल दर्पण का जब प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे अवतल दर्पण द्वारा तो उसमें भी ये नियम काम आएगा, उत्तल दर्पण में भी काम आएगा। तो इस नियम को आप जानेंगे। जब भी प्रकाश किरणों से आप परावर्तन कराएंगे तो परावर्तन कराने के लिए 3 नियम बनाए गए हैं दर्पण द्वारा। पहला नियम आपका क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। आपका जो नेक्स्ट नियम है, अगला नियम है, जो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, दूसरा नियम आपका क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, पहला नियम में समांतर होकर गई, दूसरा नियम में क्या कहेगा कि जब फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर।
पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे का उल्टा है। पहला नियम में समांतर होकर जाती है, दूसरा नियम में समांतर हो जाती है। द्वितीय नियम में देखिए, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम आपका क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका दूसरा नियम क्या कहता है, इसी किरण को जब हम क्या करते हैं, पहला नियम आप देख लिए, समांतर गई, परावर्तन होकर फोकस से चली गई। अब हमने क्या किया, दूसरा नियम में, यही आपका दूसरा नियम में हम क्या कर रहे हैं कि ये इस किरण को इधर से डालना है मुख्य फोकस से। जब मुख्य फोकस से एक किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम में समांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई। दूसरा नियम में फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात समांतर हो गई। अब तीसरा नियम आपका क्या कहता है, तीसरा नियम जो है आपका तृतीय नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। फिर से बता दीजिए एक बार कि तीसरा नियम में क्या बताया गया है। आपका तीसरा नियम में जो है बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात जो है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें देख लीजिए तीसरा आपका तृतीय नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वास्तव में जाएगी तो अवतल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जो है आपका उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम को आप समझ लीजिए। इधर देख लीजिए, इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो है आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, ये C हो गया, C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें आप देख लीजिए उत्तल दर्पण में ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। जब ये प्रकाश किरण कही, इस किरण को हम आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, ये C पर वक्रता केंद्र इस C पर जब होकर जाती है तो उस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में इस प्रकार से, अवतल दर्पण में इस प्रकार। अब फिर से बता दीजिए, आपके पास 3 नियम हमने बताए कि पहला नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम आप देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। आपका हमने कितना नियम बताया, आपको हमने 3 नियम बताया
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से। दूसरा नियम, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा नियम जो है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के, गोलीय दर्पण में आप 2 चीज पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ 6 स्थितियां बनती हैं, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब आप बनाएंगे तो इसमें कुल 2 स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, और हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, और इस लेसन को जल्द से जल्द कोशिश करते हैं ख़त्म किया जाए और अगला चैप्टर आपको शुरू किया जाए। AA एकेडमी में आपका स्वागत है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।